गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपना मुर्गी पालन का टॉपिक चल रहा था और उसमें अब हमारे दो ही टॉपिक रहे हैं लास्ट मुर्गी की बीमारियों के अंदर। उसमें सबसे पहला जो टॉपिक रहा था बीमारियों के अंदर, अब रोग दो ही रोग बाकी रहे हैं। सबसे पहला जो रोग है वो है हैजा। देखिए हैजा, फिर उसके लक्षण, उपचार और बचाव। देखिए बचाव का यहाँ शाब्दिक अर्थ क्या है कि हम किस प्रकार उनका बचाव करेंगे। देखिए हैजा रोग होता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं। सामान्यतः जो मुर्गी होती है उसको एक तो पीली दस्त आती है, अर्थात जो दस्त होती है उसका रंग कैसा होगा, उसका रंग पीला होगा। शरीर कमजोर, अर्थात शरीर में ताकत नहीं रहेगी। कहने का मतलब क्या है, वह एक स्थान पे ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती, उसका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर होगा। और पंख का रंग चेंज हो जाएगा। अगर सपोज उसके पंख का रंग सफेद है तो वो हल्का पीला हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब मुर्गी को हैजा की बीमारी होती है तो उसमें दस्त का पीला होना, शरीर कमजोर होना, पंख का रंग बार बार परिवर्तित होता रहता है। जब ये लक्षण दिखाई देते हैं तो उसका मतलब उसको हैजा रोग है। अब देखिए, अब अगर ये रोग है तो इसकी क्या बीमारियां, उपचार कैसे करेंगे और बचाव कैसे करेंगे। पहले मैं बचाव की बात करता हूं, उपचार उसके बाद शुरू होगा। देखिए जब भी किसी मुर्गी को हैजा रोग होता है उस कंडीशन में उस मुर्गी को वहां से हटाकर अलग रखा जाता है। देखिए सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ताकि वह बीमारी किसी और में भी ना फैले। तो जैसे ही उस मुर्गी को हैजा रोग हुआ है, उसके ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, अब जैसे ही लक्षण दिखाई दिए उस मुर्गी को दूसरे रूम में ले जाके रख दिया जाता है और वहां उसका उपचार किया जाता है। अब उपचार के अंदर सबसे जो कॉमन दवाई होती है वो होती है सल्फामेजिथॉन। सल्फामेजिथॉन की 16% सल्फामेजिथॉन होता है, उसकी 1 औंस मात्रा 10 पौंड पानी में मिलाकर उसको पिलाई जाती है, समय समय पर दी जाती है, अर्थात पानी के साथ उसको ये पिलाई जाती है। इसके साथ में सेकंड जो दवाई है मेथोल और थाइमोल है, इसको भी क्या है पानी में घोलकर उसको समय समय पर पिलाई जाती है और पिलाने के साथ उसको 10 से 12 दिन तक अलग कमरे में रखा जाता है, जब तक कि उसमें ये लक्षण खत्म ना हो जाए, अर्थात दस्त का पीला होना बंद हो जाए, शरीर कमजोर और रंग जैसे वापस बन जाएंगे उसको सामान्य मुर्गी के साथ रख दिया जाता है। तो वापस रिवाइज कर रहा हूँ, सेकंड लास्ट बीमारी है हैजा। हैजा के क्या लक्षण है, दस्त पीला, शरीर कमजोर, पंख का रंग परिवर्तन होना। अब इसमें क्या हम बचाव करेंगे, तो बचाव के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस मुर्गे को अलग कमरे में रख देंगे। रखने के बाद उसको दवाई देंगे। सबसे पहले सल्फामेजिथॉन की 16% जो होती है उसकी 1 औंस मात्रा 10 पौंड पानी में मिलाकर उसको दी जाती है। दूसरा है थाइमोल जो है वो भी क्या है पानी में मिलाकर उसको दिया जाता है समय समय पर। अब देखिए पानी में ये औंस और पौंड की मात्रा क्यों है, क्योंकि ये केमिकल बहुत खतरनाक होते हैं। अब इनकी कुछ ही मात्रा अर्थात बहुत 1 या 2 ड्रॉप ही पानी में मिलाकर उसको दी जाती है और समय पर उसको दिन में 3 बार दी जाती है। और यही प्रक्रिया जब 7 से 8 दिन चलाई जाती है तो इसमें ये लक्षण खत्म हो जाते हैं। अब देखिए इसके बाद है चिचड़ियों का ज्वर। पहला था हैजा, फिर है चिचड़ियों का ज्वर। अब देखिए इसके और इसके लक्षण दोनों सेम है, सिर्फ एक ही चीज परिवर्तित है, ये ध्यान रखिएगा। दोनों में जो लक्षण है वो क्या है, सेम है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हैजा क्या था, दस्त पीली होना, यहाँ पर दस्त का जो रंग है वह हरा हो जाता है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। बाकी पंख का रंग बदलना, शरीर कमजोर होना, यह सभी कॉमन पॉइंट है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ एक ही पॉइंट चेंज होगा, यहाँ दस्त पीली थी, यहाँ हरे रंग की दस्त हो जाएगी। अगर हरे रंग की दस्त है तो उसको चिचड़ियों का ज्वर कहते हैं, और अगर पीले रंग की दस्त है तो उसको क्या कहेंगे, हैजा। अब हरी दस्त, पंख का रंग बदलना, शरीर कमजोर होना, यह सामान्य उसके लक्षण होते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि बचाव के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले जिसको चिचड़ियों का ज्वर हो गया उस मुर्गे को ले जाकर अलग कमरे में रख दिया। ये तो देखिए सबसे कॉमन बचाव है, ताकि क्या हो उसी में ये रोग रहे, दूसरे किसी भी मुर्गे या मुर्गी में ये रोग नहीं फैल पाए। इसका सबसे पहला उद्देश्य ये होता है। अब क्या करेंगे, गैमेक्सिन एक पाउडर आता है, उसको क्या करते हैं, मुर्गी के शरीर पर छिड़काव किया जाता है ताकि उसकी जो चिचड़िया हो, ज्वर हो, सही हो जाए, अर्थात उसको गैमेक्सिन का छिड़काव किया जाता है। अब अगर गैमेक्सिन अवेलेबल नहीं है मार्केट में
तो मेलाथीन नाम का केमिकल बहुत अवेलेबल होता है। अब क्या करना है, हमारे को सपोज दैट 100 ml बनाना है, 100 ml हमारे को केमिकल बनाना है, तो मेलाथीन के 9 भाग और 1 भाग केरोसिन। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मुझे 100 ml केमिकल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, 9 भाग का मतलब 90, 1 भाग का मतलब 10। तो मेलाथीन के 90 ml, केरोसिन को 10 ml, दोनों को मैं अच्छी तरह मिलाऊंगा और उसके बाद मुर्गी के शरीर पर इसका छिड़काव कर दूंगा। इससे भी क्या होगा, उसको ये ज्वर सही हो जाएगा। तो पहला तो क्या है, गैमेक्सिन पाउडर, दूसरा है मेलाथीन और केरोसिन। अब अगर मेलाथीन और केरोसिन भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आजकल तो डीडीटी बैंड हो गया है, लेकिन पहले डीडीटी बहुत अवेलेबल था। आपने केमिकल सुना होगा डीडीटी। तो डीडीटी का छिड़काव मुर्गी के शरीर पर किया जाता है और उससे क्या होती है, इसको सुरक्षा मिलती है। जब यह प्रक्रिया वापस 7 से 8 दिन दोहराई जाती है तो क्या होता है, उसमें ये बीमारी खत्म हो जाती है। तो हमारी जो लास्ट बीमारी थी, पहली थी हैजा। क्या लक्षण है, दस्त का पीला होना, शरीर कमजोर, पंख का रंग बदलना। बचाव में क्या करेंगे, इसको अलग कमरे में रख देंगे और साथ में दवाई क्या देंगे, सल्फामेजिथॉन 16 औंस की मात्रा, 1 औंस की मात्रा 10 पाउंड पानी मिलाकर उसको देनी चाहिए। दूसरा है मेथल और थाइमोल। फिर चिचड़ियों का ज्वर, हरी दस्त इसका मुख्य लक्षण है ना, पीली और हरी दस्त, गैमेक्सिन पाउडर, मेलाथीन या केरोसिन या डीडीटी। अब देखिए, इसी के साथ हमारा पहले यूनिट का ए पार्ट अर्थात मुर्गी पालन पूरा होता है। अभी हमारी पहली यूनिट में 2 पार्ट है, ए और बी। ए के अंदर है मुर्गी पालन, 2 बी पार्ट है उसमें अभी अब हम शुरू करेंगे, वो है वर्मी कल्चर। आपने सुना होगा वर्मी कल्चर। तो वर्मी कल्चर अब हमारा सेकंड जो टॉपिक शुरू होगा वह होगा वर्मी कल्चर। देखिए, वर्मी कल्चर क्या होता है। वर्मी कल्चर सामान्यतः केंचुओं के संवर्धन को अर्थात केंचुओं के संवर्धन को वर्मी कल्चर कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा जैविक खाद और केंचुओं का संवर्धन किया जाता है, एक साथ किया जाता है। केंचुए क्या करते हैं, बेकार कार्बनिक पदार्थ को प्रयोग से कंपोज का अर्थात विशेष खाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसको वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। वापस रिवाइज कर रहा हूं, वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। तो केंचुओं के संवर्धन को, ये 1 नंबर का प्रश्न आ चुका है कि वर्मी कल्चर क्या होता है। तो केंचुओं के संवर्धन को वर्मी कल्चर कहते हैं। इसमें जैविक खाद और केंचुओं का संवर्धन साथ साथ किया जाता है, या केंचुओं और जैविक खाद का जो उत्पादन है वह साथ साथ किया जाता है। अब केंचुए क्या करते हैं, केंचुओं की क्या विशेषता होती है कि केंचुए बेकार कार्बनिक पदार्थ के प्रयोग से कंपोस्ट का निर्माण करते हैं, जिसको हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। कहने का मतलब जैविक खाद का निर्माण करते हैं। अब ये जैविक खाद कैसे निर्माण होती है, बेकार जो कार्बनिक पदार्थ है उससे ये क्या करते हैं, जैविक खाद का निर्माण करते हैं, जो फसलों के लिए क्या होती है, उपजाऊ होती है। देखिए, हमने बरसात के मौसम में कई बार जमीन से बाहर निकले केंचुओं को देखा होगा। उस आधार पे 3 प्रकार के केंचुओं की प्रजातियां पाई जाती है। पहली वह प्रजाति जो सतह पर रहती है, दूसरी वो प्रजाति जो मध्य सतह अर्थात जमीन के अंदर रहती है लेकिन कुछ ही मीटर नीचे रहती है, लेकिन तीसरी वह प्रजाति जो जमीन के अंदर बहुत गहराई में जाकर रहती है और कुछ विशेष परिस्थितियों में जब बरसात आती है तो उनकी सुरंग भर जाती है, उस कंडीशन में ही वह बाहर निकलती है। अब अपन पहले स्टार्टिंग करते हैं, वर्मी कल्चर क्या है। तो केंचुओं के संवर्धन को वर्मी कल्चर कहते हैं। ये हमारा 1 नंबर का प्रश्न आ चुका है। सेकंड क्या है, इसमें
इस प्रक्रिया में जैविक खाद और केंचुओं का जो उत्पादन होता है वह क्या है, साथ साथ होता है। तो नेक्स्ट क्या है, इस प्रक्रिया में जैविक खाद एवं केंचुओं का उत्पादन साथ साथ होता है। अब इसके पश्चात केंचुए क्या करते हैं, जो बेकार कार्बनिक पदार्थ है उसके प्रयोग से कंपोस्ट का, विशेष तौर से कंपोस्ट का निर्माण करते हैं। तो इसके पश्चात क्या है, केंचुए बेकार कार्बनिक पदार्थों से कंपोस्ट का निर्माण करते हैं जिसे वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। अब देखिए हमारा प्रश्न आता है कि बेकार कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो बेकार कार्बनिक पदार्थ में घरों का जो कचरा होता है, कारखानों का कचरा है, इसके अलावा कुछ कूड़ा करकट कह दीजिए, खेतों के कोई पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, जो भी कार्बनिक पदार्थ है केंचुए उससे कंपोस्ट क्या करते हैं, जैविक खाद का निर्माण करते हैं। अब देखिए कि धरातल पर पाए जाने वाले अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले केंचुओं के आधार पर केंचुओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तो केंचुओं की नेक्स्ट हेडिंग शुरू हो रही है, केंचुओं की श्रेणियां। अब आता है प्रश्न किस प्रकार का आता है। तो प्रश्न हमारा आता है कि वर्मी कल्चर पर टिप्पणी लिखिए। इसमें हमने केंचुओं के प्रकार, उनका कैसे उनका प्रजनन होता है और कैसे उनसे क्या होता है आगे, तो ये हमें सब चीज बतानी है। तो अब आता है केंचुओं की श्रेणियां। अब देखिए केंचुओं की श्रेणियां में मतलब क्या है कि केंचुए जमीन पर कहाँ पाए जा रहे हैं, जमीन की सतह पर है, जमीन के बीच में है, या जमीन के अंदर बहुत गहराई में पाए जा रहे हैं। उस आधार पे केंचुओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या होता है, केंचुओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहली जो श्रेणी होती है वह होती है एपिजैइक। ये नाम याद रखिएगा, एपिजैइक। जो पहली श्रेणी होती है वह होती है एपिजैइक, दूसरी होती है एंडोजैइक और तीसरी होती है एनेसिक। अब देखिए मैं आपको शॉर्ट में पहले एक बार समझा देता हूं, फिर अपन एक को डीपली लेके चलेंगे। एपिजोइक जो प्रकार के केंचुए होते हैं यह सामान्यतः जमीन की सतह पर पाए जाते हैं, और जमीन की सतह पर पाए जाने वाले जो विशेष प्रकार के कार्बनिक पदार्थ हैं उनको खाकर उनसे कंपोस्ट का या जैविक खाद का निर्माण करते हैं। और इन केंचुओं की विशेषता होती है कि इन केंचुओं को हम कृत्रिम तौर से इनको हम पाल सकते हैं, और इन्हें वातावरणीय जो भी परिस्थितियां होती है, जो भी वातावरणीय परिस्थितियां हैं उनको सहने की इनकी क्षमता होती है। तो कहने का मतलब एपिजोइक जो टाइप होते हैं इसमें जो केंचुए आ रहे हैं वो किसी भी वातावरणीय परिस्थितियों को सहन कर सकते हैं। दूसरा आता है एंडोजैइक। एंडो का मतलब अंदर, अर्थात जमीन के अंदर यह केंचुए पाए जाते हैं। यह केंचुए जमीन के अंदर छोटी छोटी सुरंग बनाकर रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यह केंचुए सिर्फ मिट्टी को ही खाते हैं, कार्बनिक पदार्थों को नहीं खाते हैं, मिट्टी को ही खाते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। लेकिन कृत्रिम तरीके से एंडोजोइक का पालन नहीं किया जाता, और ये वातावरण के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। अगर थोड़ा सा भी इनको ज्यादा वातावरण हो गया ये सीधे उसी समय मर जाएंगे। तीसरा होता है एनेसिक। ये भी क्या होता है कि जमीन के अंदर गहराई में रहते हैं और जमीन
मिट्टी को ही खाते हैं, जमीन को उपजाऊ बनाते हैं और खेतों में ज्यादातर ये रहते हैं। और बरसात के समय जो केंचुए बाहर निकलते हैं वह एनेसिक प्रकार के होते हैं। देखिए अगर पूछा जाए कि बरसात के समय अगर जो जमीन से बाहर केंचुए निकलते हैं वो कौन से होते हैं, वह एनेसिक होते हैं, क्योंकि ये केंचुए सिर्फ जमीन बरसात के समय ही बाहर निकलते हैं। क्योंकि बरसात के समय जब होती है तो आपने देखा होगा उस जगह का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत सामान्य होता है और मिट्टी भी नम होती है, नमी ज्यादा होती है। उस कंडीशन में ये बाहर निकलते हैं और जैसे ही कुछ समय बाद वापस ये जमीन में चले जाते हैं। तो 3 टाइप है, एपिजेइक, एंडोजेइक और एनेसिक। अब मैं पहला टॉपिक शुरू कर रहा हूं, एपिजेइक। देखिए इस प्रकार के जो केंचुए होते हैं वह क्या है, वह सामान्यतः जमीन के ऊपर कचरे के ढेर में, जमीन के ऊपर सामान्यतः क्या है, कचरे के ढेर में, कचरे के जो ढेर होता है उनमें क्या होता है, ये पाए जाते हैं। और ये केंचुए कार्बनिक पदार्थ को खाते हैं, केवल कार्बनिक पदार्थ को खाएंगे, मिट्टी और इनको नहीं खाते। ज्यादातर जहां हमें खाद बनानी होती है, जैविक खाद, वहां क्या करता है, कचरों के ढेर पर इन केंचुओं को छोड़ दिया जाता है। ये केंचुए क्या करते हैं कि उन कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं और क्या करते हैं, कंपोस्ट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यह केंचुए जो होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं और इनका जो शरीर में रंग है वह भी समान होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ये किसी भी वातावरणीय परिस्थितियों को सहन कर सकते हैं और ये इन्हें कृत्रिम तरीके से भी पाला जा सकता है। अर्थात इनको आप कोई भी परिस्थिति में रख सकते हैं, पाल सकते हैं। लेकिन सेकंड जो 2 टाइप है वहां ये परिस्थिति क्रिएट नहीं होगी। तो वापस क्या है, यह केंचुए कचरे के ढेर पर या जमीन की सतह पर पाए जाते हैं। दूसरा, यह केवल कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं। नेक्स्ट क्या है, इनका आकार छोटा व शरीर का रंग एक समान होता है। नेक्स्ट, यह किसी भी वातावरणीय परिस्थितियों को क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। यह किसी भी वातावरणीय परिस्थितियों को सहन कर सकते हैं। और लास्ट, इन्हें कृत्रिम तरीके से भी इनका पालन पोषण किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्या है, इनका कृत्रिम तरीके से पालन किया जा सकता है। और अगर इनका एग्जाम्पल की बात करें तो इनकी एक कॉमन भारतीय प्रजाति है जिसका नाम है एसिनिया फटीडा। एसिनिया फटीडा जो प्रजाति होती है वो विशेष तौर से भारत में पाई जाती है। तो अगर इनका एक कॉमन एग्जाम्पल की बात करें तो एसिनिया फटीडा। वैसे तो इस प्रजाति के कई सारे केंचुए हैं, हम एक कॉमन एग्जाम्पल की बात करें तो इस प्रजाति का नाम होता है एसिनिया फटीडा। तो वापस बता रहा हूं, एपिजेइक क्या होते हैं, यह केंचुए जमीन की सतह पर या कचरे के ढेर में बहुत अधिक पाए जाते हैं। यह केवल कार्बनिक पदार्थों को ही खाते हैं। अब इनका जो आकार छोटा और शरीर पर रंग समान होता है। किसी भी वातावरणीय परिस्थितियों का अगर टेम्परेचर हाई है तो ये क्या करेंगे, उस कचरे के ढेर के अंदर चले जाएंगे, अर्थात वातावरणीय परिस्थितियों को क्या कर सकते, सहन कर सकते हैं। इनका कृत्रिम तरीके से भी पालन पोषण किया जा सकता है। और एग्जाम्पल की बात करें तो होता है एसिनिया फटीडा। अब दूसरा आता है एंडोजेइक।
दूसरा जो टाइप होता है वह होता है एंडोजेइक। अब देखिए यह जो इस प्रजाति के केंचुए होते हैं वह जमीन के अंदर छोटी छोटी सुरंग बनाकर रहते हैं। तो इस प्रकार के केंचुए जमीन में छोटी छोटी सुरंग बनाकर रहते हैं। अब देखिए छोटी छोटी सुरंग का मतलब है कि जमीन, अगर मैं ये सतह की बात करूं तो ये क्या है, मध्य तक ही स्थित रहेंगे, अर्थात ये जो पोर्शन है उन्हीं में यह पाए जाएंगे, क्योंकि जो नीचे की ओर है वहां तो कौन से होंगे, एनेसिक प्रकार के केंचुए होंगे। और इनकी विशेषता क्या है कि यह केवल मिट्टी को ही खाते हैं, और विशेषता क्या है, इन्हें कृत्रिम तरीके से पाला पोसा नहीं जा सकता। तो नेक्स्ट, यह केवल मिट्टी को ही खाते हैं। नेक्स्ट, यह वातावरणीय परिस्थितियों को सहन नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब जो वातावरणीय परिस्थितियां सहन नहीं कर सकते, तो इस कंडीशन में क्या है, यह अपने प्राकृतिक आवास में ही रहेंगे, इन्हें कृत्रिम आवास में पाला नहीं जा सकता। तो कहने का मतलब क्या है, इन्हें कृत्रिम तरीके से पाला नहीं जा सकता। तो नेक्स्ट, इन्हें कृत्रिम तरीके से कृत्रिम विधि द्वारा पाला नहीं जा सकता है। और ये क्या होते हैं, ये केंचुए किसी विशेष ऋतु पर ही क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, और एक बार भोजन खाने के पश्चात कुछ देर आराम करते हैं और अपने कोस्टिंग को, अर्थात जो खाद होते हैं उनको क्या करते हैं, जमीन से बाहर आकर निकालते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जमीन के भीतर रहते हैं, मिट्टी को खा रहे हैं। अब मिट्टी को खाने से क्या होगा, जैविक खाद को निर्माण करेंगे, जो जैविक खाद उसको क्या कह रहे हैं, कॉस्टिंग कह रहे हैं। अब कॉस्टिंग को निकालने के लिए क्या करेंगे, जमीन से बाहर निकलेंगे और वापस जमीन में चले जाएंगे, अर्थात ये प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा ही पाले पोसे जाएंगे, इन्हें कृत्रिम कुछ भी ये नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या है, यह कॉस्टिंग गिराने के लिए मिट्टी से बाहर निकलते हैं, और मिट्टी से अगर दूसरा अगर आप पॉइंट करें तो कह सकते हैं भूमि की सतह है, उससे भी क्या होता है, कॉस्टिंग गिराने के लिए क्या होते हैं, यह बाहर निकलते हैं। और इसकी विशेषता क्या है कि यह तेजी से वृद्धि करते हैं और मिट्टी को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा उपजाऊ बनाते हैं। तो आज हमने केंचुओं के दो टाइप पढ़े, पहला था एपिजोइक, दूसरा था एंडोजोइक। एपिजोइक की विशेषता पढ़ी, सतह पर रहते हैं। एंडोजोइक की विशेषता क्या है कि यह जमीन के अंदर रहते हैं और विशेष परिस्थितियों में अपनी कॉस्टिंग गिराने के लिए क्या होता है, यह बाहर निकलते हैं। अब हम आगे की जो क्लास होगी वो हम अपनी कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।